देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और ये पढ़ा था कि जो पी साइड है, उस पी साइड में होल्स एक्सेस में होते हैं और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। तो अगर इस साइड होल्स एक्सेस में है, होल्स एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हो, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को एन कह दिया गया, पॉजिटिव वाले को पी कह दिया गया। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि अगर आप पॉजिटिव वाले को बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव साइड को बैटरी की नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट कर दें। ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक्सटर्नल कनेक्शन लगाते हैं और पॉजिटिव वाली साइड को पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव वाली साइड को नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करते हैं। तो जब ऐसा होता है इसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ठीक है। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी और नेगेटिव एन साइड को नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यह भी सीखा था कि यहां पर नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ होता है और ये नेगेटिव चार्ज आयंस के पास होता है, और इधर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ये कैटायंस के पास होता है। ठीक है। इन चार्जेस के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी होती है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। और हम समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्टेड है जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी इस साइड है जहाँ पे कैटायंस हैं, और इस बैटरी के पोटेंशियल को वी बी कह रहा हूँ। बी वी बी का मतलब बैरियर। बैरियर किसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर के हिसाब से। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर अगर ना जा पाए तो उसको रोकने के लिए एक पोटेंशियल का बैरियर बन जाता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होल हैं, अब ये इधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये होल्स अब इसके पार नहीं निकल पाएंगे। ठीक है। और जब होल्स नहीं निकल पाएंगे तो अभी करंट सर्किट में जीरो होगी। दो करंट रहेंगी, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट रहेंगी बट वो आपस में कैंसिल हो गई हैं। तो अभी मान के चलना है कि ओवरऑल जो करंट है वो जीरो है। लेकिन आप जब कोई बैटरी कनेक्ट करते हो, एक्सटर्नल बैटरी मान लो वी की कनेक्ट कर दी, इस वी की बैटरी के कनेक्ट करने से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो इस साइड को पॉजिटिव बना रही है। मतलब जहां पर नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव पोलैरिटी उस साइड से कनेक्ट होने पर इस साइड, मतलब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। ठीक है। बैटरी हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से निकलकर नेगेटिव पोलैरिटी में जाती है। तो आपने जब बैटरी को कनेक्ट किया तो उसका मतलब यह हुआ कि आपने इसको हाई पोटेंशियल पे रख दिया है और इसको लो पोटेंशियल पे रख दिया है। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के कारण ये बैटरी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। किसने किया? जो एक्सटर्नल बैटरी को हमने कनेक्ट किया, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करी। और पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो थी वो तो एग्जिस्ट कर ही रही थी। तो आप जैसे जैसे बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे, क्या ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटरनल को कैंसिल करने लगेगी? और इंटरनल को कैंसिल करने लगेगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ने लगेगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब राइट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगी। ठीक है। जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाएगी, तब तक ये बैरियर नहीं टूटेगा। तब तक ये बैरियर नहीं टूटेगा। और अगर ये बैरियर नहीं टूटेगा तो ये होल्स यहां पर जाना मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जा सकते। कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी वाइब्रेशन के कारण कि कुछ तो जम करके चले जा रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रेस्ट पे नहीं होते हैं, उनके पास थर्मल एनर्जी होती है, तो कुछ तो चले जा रहे होंगे। लेकिन
बहुत ज्यादा जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाओगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल कैंसिल करने लगेगी। अब नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पार करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फेवर करेगी। ये तो रोक रही थी, बट ये वाली फील्ड फेवर करेगी कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे। हम या तो होल्स से समझे या इलेक्ट्रॉन से समझे, दोनों समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज से समझते हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज को जाना है इधर, क्यों? क्योंकि करंट अगर फ्लो करनी है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम के जाना चाहिए, तब करंट सर्किट में फ्लो करेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कब जाएगा? जब ये होल यहां पे क्रॉस कर पाएगा। होल तभी क्रॉस कर पाएगा जब ये बैरियर टूटेगा, और जब तक बैरियर नहीं टूटेगा ये होल्स नहीं जा पाएंगे और सर्किट में करंट भी नहीं फ्लो करेगी। ठीक, तो होता क्या है कि आप जैसे जैसे इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं ये बैरियर क्या होता जाता है? कमजोर पड़ता जाता है। और बैरियर कितना स्ट्रांग है ये इसकी विड्थ पर डिपेंड करता है। इसको मैंने कहा था कि ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ है। इस लेयर को मैंने कहा था डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का मतलब यहां पर क्या है? आयंस हैं। यहां पे होल्स भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे हैं, होल्स इस जगह पे हैं। यहां पर कोई होल्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये डिप्लीशन लेयर है। यहां पे सारे होल इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बना चुके हैं। अब यहां पर कोई भी होल इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, तो अब करंट को तभी फ्लो कर सकती है जब होल यहां पे क्रॉस करे। होल तभी क्रॉस करेगा जब ये पोटेंशियल का बैरियर टूटेगा। अब जैसे जैसे बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाओगे पोटेंशियल का बैरियर वीक पड़ता जाएगा। ठीक, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला भी मैं तो बताया था कि जो ई होता है वो होता है पोटेंशियल बैरियर बाय टी। ये ई जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आप कह सकते हो ये ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की चलो हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से क्या ये ई की इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ती जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जब वीक पड़ती जाएगी तो ये जब कमजोर होता जाएगा तो पोटेंशियल बैरियर भी कमजोर होता जाएगा। और पोटेंशियल बैरियर के कमजोर होने से ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है ये भी कमजोर पड़ने लगती है। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर जितनी बड़ी होगी क्रॉस करना उतना मुश्किल होगा, लेकिन जितनी डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटती जाएगी उतना क्रॉस करना आसान होता जाएगा। ठीक, तो क्या हमने सीखा? हम जब एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करते हैं डिप्लीशन लेयर कमजोर पड़ता है। डिप्लीशन लेयर के कमजोर पड़ने से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ने लगती है, पोटेंशियल का बैरियर कमजोर पड़ने लगता है, ये बैटरी कमजोर पड़ने लगती है, और डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो भी छोटी होती जाती है। और अगर इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ को जीरो कर दिया जाए, ठीक है, मतलब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पूरा पूरा कैंसिल कर दे तब ये होल को यहां से जाने पर कोई रोक नहीं पाएगा और सर्किट में एक लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। ये प्रोसेस समझ में आता है? ठीक है, ओके। तो यहां पर हम लोग एक पहले मैं ग्राफ बना देता हूं तो उस ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं कि क्या समझाना चाह रहा हूं। तो हम लोग को जो भी फॉरवर्ड बायस हो रिवर्स बायस हो हर केस में हमको ग्राफ बनाना पड़ता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। हर केस में एक करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ बनाना पड़ता है। ये वी वो वोल्टेज है जो आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वी वो वोल्टेज है जो आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हो। और स्टार्टिंग में अगर देखा जाए कि स्टार्टिंग में जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी थी तो सर्किट में करंट कितनी थी? उस समय जीरो थी, क्योंकि नेट करंट जीरो हो गई थी, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट आपस में कैंसिल हो गए थे। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया तो अब ये पोटेंशियल बैरियर वीक पड़ने लगा। पोटेंशियल बैरियर जब वीक पड़ने लगा तो अब होल्स क्रॉस करना स्टार्ट किए, लेकिन बहुत कम ही कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बैरियर तो है, तो इस बैरियर को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक सब लोग क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ लोग क्रॉस कर जाएंगे। जैसे रेलवे का जो बैरियर होता है तो बाइक वाले निकल जाते हैं, है ना, पैदल चलने वाले भी निकल जाते हैं, बेचारे कार वाले अटक जाते हैं। तो जिनके पास कम एनर्जी है, जैसे कार वाले के मान लो कम एनर्जी है तो वो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जिनके पास ज्यादा एनर्जी है वो पहले से क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे। और बैरियर जितना कमजोर होगा, बैरियर जितना कमजोर होगा उतने ज्यादा लोग उसको क्रॉस करना स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक, तो इसके बढ़ाने से क्या होगा कि ये बैरियर जो था वो कमजोर पड़ता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बैरियर टूटेगा और करंट सडनली लार्ज अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगी। तो जब तक बैरियर नहीं टूटेगा तब तक ऐसा नहीं है कि करंट नहीं है, करंट है लेकिन छोटी करंट है, क्योंकि कुछ ही नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर पा रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आएगा
जिसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसको कहते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज में V और VB एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। मतलब आपने जो बैटरी लगाई है, ये बैटरी इस बैरियर को तोड़ देती है। तो जब ये बैटरी इस बैरियर को तोड़ देती है तो अब ये बैरियर खत्म हो जाता है और होल्स आराम से जा सकते हैं और करंट सडनली यहां पर शार्पली इंक्रीज करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई। जब तक ये बैरियर नहीं टूटेगा तब तक करंट फ्लो करेगी, कुछ ही करंट फ्लो करेगी। जो बैरियर को तोड़ के जा पा रहे होंगे, एनर्जेटिक होल्स जो बैरियर को तोड़ के जा पा रहे होंगे, वो चले जाएंगे और करंट फ्लो करेगी। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे बैरियर कमजोर पड़ता जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ होल्स क्रॉस करने लगेंगे। लेकिन जब ये बैरियर पूरा टूट जाएगा तो अब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आराम से क्रॉस कर सकते हैं और करंट सडनली इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ। और इस ग्राफ के ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, बना इस ग्राफ को। यहां पे जो करंट होती है ये मिली एम्पियर में होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, बनाया आपने ग्राफ। इसमें कुछ पॉइंट्स है, हम लोग नोट करेंगे। क्या डाउट है? वो ग्राफ समझ में नहीं आया है, दिख नहीं रहा है। इसको घुमा दें बोर्ड को। हाँ, अरे दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? तुम्हें दिख रहा है? उसको नोट कर लो। इधर आके बैठ जाओ। तो दिख क्यों नहीं रहा है? उस लाइट की वजह से। हाँ। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे इसमें अब। नोट कर लिया है सबने? ओके, तो पहला पॉइंट रहेगा, external battery is connected with its positive polarity, with its positive polarity with p type semiconductor। ठीक है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ है तो नेगेटिव पोलैरिटी एन साइड के साथ हो जाएगी। वो अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव पोलैरिटी विद पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा पॉइंट, दिस एक्सटर्नल बैटरी, this external battery produces
external electric field, this external battery produces external electric field which is in opposite direction, which is in opposite direction to the electric field in depletion layer. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल बैटरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जो डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको अपोज करने के लिए. ठीक है, as the potential of battery increases, as the potential of battery increases, the net electric field in depletion layer decreases. In depletion layer decreases. Which also results in decrease in, क्या डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज होने लगी, और क्या डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल बैरियर, which also results in decrease in potential barrier. पोटेंशियल बैरियर घटने लगा, and also decrease in width of depletion layer. तो तीन चीजें यहां पर घट रही हैं. बैटरी जो एक्सटर्नली जोड़ी गई है उस बैटरी के जोड़ने से जो डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कमजोर पड़ने लगी. डिप्लीशन लेयर का जो पोटेंशियल बैरियर था वो कमजोर पड़ने लगा, और डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ थी, जो चौड़ाई थी, वो भी कमजोर पड़ने लगी. तो तीनों चीजों में डिक्रीज आना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हम बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाने लगते हैं. ठीक है, ऐसा होने से क्या होगा, नाउ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नाउ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी को मैं थोड़ा बोल्ड में लिखता हूं, कैप्स में लिख देता हूं, majority charge carriers starts crossing the barrier and current starts increasing. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो अभी बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे थे, अब वो बैरियर के कमजोर पड़ने का फायदा उठाते हैं और बैरियर को क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं. और बैरियर को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी. लेकिन अभी भी जब तक ये बैरियर नहीं टूटेगा तब तक सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो यहां पर अगला पॉइंट आएगा, एट अ सर्टेन वोल्टेज, at a certain voltage called knee voltage, at a certain voltage called knee voltage, the potential of battery, knee voltage के ब्रैकेट में लिख देता हूं, V is equal to VB. ठीक है, तो जितना बैरियर का वोल्टेज था उतना ही एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज आ गया, तो उस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज कह रहे हैं. इस वोल्टेज में पोटेंशियल बैरियर पूरा टूट जाएगा, और जब पूरा टूट जाएगा तो करंट उसके बाद शार्पली इंक्रीज करने लगेगी, क्योंकि अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आराम से ट्रैवल कर सकते हैं.
At a certain voltage called knee voltage, V is equal to VB, the potential barrier is broken completely. अच्छा, पोटेंशियल बैरियर कंप्लीटली टूट गया, मतलब अब उस बैरियर के पास कुछ बैरियर रहे ही नहीं, तो उस बैरियर के टूटने से जो पोटेंशियल बैरियर की जो वोल्टेज था वो भी तो इस एक्सटर्नल बैटरी के वोल्टेज के कारण कम हो रहा होता है, और जैसे ही ये टूट गया तो अब पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज कितना बचा? जीरो। पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज जीरो बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची वहां पे? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल हो चुकी है क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल कैंसिल कर दिया है, और पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो भी जीरो हो गई। ठीक है, ब्रोकन कंप्लीटली, एंड VB इज इक्वल टू जीरो, E इज इक्वल टू जीरो, एंड D का मतलब विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये भी जीरो हो जाएगी। और ऐसा होने पर करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज करेगी, देन करंट विल इंक्रीज शार्पली। किसके कारण? मेजोरिटी या माइनॉरिटी? मेजोरिटी, मतलब हमेशा जो फॉरवर्ड बायस में करंट होती है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ही होती है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जब तक नहीं ट्रैवल कर पाएंगे आर पार तब तक करंट नहीं रहेगी। तो एक समय जब नी वोल्टेज के बराबर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को पूरा खत्म कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पूरा खत्म कर दिया, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होते होते जीरो हो गई, और अब जाकर मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे और करंट में एक शार्प इंक्रीज मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बार नी वोल्टेज से हम ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल बैरियर टूट चुका है। जब तक पोटेंशियल बैरियर है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो जाने नहीं दे रहा है आर पार होल्स को, तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो क्या जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर कमजोर पड़ रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस भी कमजोर पड़ रहा है? और रेजिस्टेंस उस केस में जीरो हो जाता है जब आप पोटेंशियल बैरियर को तोड़ देते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में हम जब भी बात करेंगे तो फॉरवर्ड बायस में हम लोग इस पीएन जंक्शन के रेजिस्टेंस को जीरो लेंगे। कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन जब भी फॉरवर्ड बायस आएगा तो पोटेंशियल बैरियर के टूट जाने के कारण फॉरवर्ड बायस में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचता है और आराम से होल से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए तुमने, राइट? एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए थे? 6 पॉइंट है। The resistance in forward bias becomes zero। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप जब भी इसका जब भी आप पढ़ोगे इस चैप्टर को, रिवाइज करोगे या घर में जाके देखोगे, तो सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझना। ठीक है, कोई सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है क्योंकि पोटेंशियल बैरियर खत्म हो चुका है। ठीक है, रिवर्स बायस के बारे में पढ़ते हैं। रिवर्स बायस में उल्टा होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्ट होगा कौन? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मतलब उल्टा कर देंगे आप। ठीक है, तो यहां पर हमने
एक एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट किया है। इस एक्सटर्नल बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कुछ इस तरीके से जोड़े जाते हैं जिसमें पी साइड के पास क्या मिलेगा हमें? पी साइड के पास कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे और इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे। ये वी हो गया। यहां पर ऑलरेडी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं यहाँ पे होल्स थे क्या? ये पी साइड है तो होल्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे होल्स है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, बट कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी इसके पास होंगे। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे भी कुछ होल्स होंगे। यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है इस साइड पे, इधर पॉजिटिव चार्ज है। इनके कारण पोटेंशियल बैरियर बन गया है। इस पोटेंशियल बैरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही है ई की। और समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं जो कि पोटेंशियल बैरियर के बराबर है। ये बैरियर जितना स्ट्रांग है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या लगता है? अब जो बैटरी तुमने कनेक्ट करी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है तो पॉजिटिव साइड इसको मिल गया है और नेगेटिव साइड इसको मिल गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल इसको मिला है, नेगेटिव टर्मिनल इसको मिला है, तो क्या इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जो बैटरी के कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अब इस तरफ आनी चाहिए। समझ में आई बात? और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर रही है, बढ़ा रही है, क्योंकि दोनों के फील्ड का डायरेक्शन आप देख सकते हो सेम हो गया है। ठीक, अब पोटेंशियल बैरियर अगर बढ़ जाएगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस करना और मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो क्रॉस कर ही नहीं पा रहे हैं तो करंट स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट जीरो होती है। करंट स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट जीरो होती है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में करंट होगी और इसमें माइक्रो एम्पियर में होगी, क्योंकि अभी भी ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं क्या ये क्रॉस करके जा सकते हैं? क्योंकि इनको तो पता है कि भाई ठीक है, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल भी इधर है, तो चलो हम लोग तो क्रॉस करके जा ही सकते हैं। तो इधर के होल अब आराम से क्रॉस करके जा पाएंगे, पहले भी जा रहे थे बट और आसानी हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल भी उसको फेवर करेगी और अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जा पाएंगे। लेकिन माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है, उनके जाने से करंट तो आएगी, लेकिन वो करंट बहुत ही स्मॉल होगी, इसलिए माइक्रो एम्पियर में हम उस करंट को लिखते हैं जो कि नेग्लिजिबली स्मॉल है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम उस करंट को जीरो मानेंगे। ठीक, लेकिन थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ तो करंट फ्लो करनी चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रही होगी स्टार्टिंग में। ठीक, इसका ग्राफ मैं बनाता हूं और ग्राफ में समझते हैं कि इस ग्राफ में हमें आ, क्या करना है। तो पहली बात यह है कि जब भी रिवर्स बायस लगाते हैं तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं बनता है, ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट पे बनता है। फॉरवर्ड बायस में ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा, रिवर्स बायस में ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट पे बनेगा। ये रूल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी ग्राफ जब थर्ड क्वाड्रेंट पे बनेगा करंट एंड वोल्टेज का, तो हम कहेंगे कि ये रिवर्स बायस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बनाया जा रहा है? तो कोई ऐसा कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं है, क्योंकि बस ये वोल्टेज को नेगेटिव करना था। क्योंकि ये पहले अभी रिवर्स बायस में हमने वोल्टेज को अपोजिट लगा दिया है, तो वोल्टेज अब पॉजिटिव नहीं है, वोल्टेज अब नेगेटिव है। तो इसलिए हम लोग या तो इधर बना सकते थे या इधर बना सकते थे, बट हम करंट को भी नेगेटिव कहेंगे क्योंकि करंट भी अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इसलिए ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट पे बनता है। कैसा बनता है? ये करंट माइक्रो एम्पियर में है, मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल है। ठीक है,
और ये करंट में पहले जैसे ही आपने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना शुरू किया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तुरंत ही क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे। पहले भी कर रहे थे लेकिन और ज्यादा स्टार्ट कर देंगे क्रॉस करना। तो यहां पे करंट पहले बढ़ती है। तो कहोगे इसमें तो बढ़ गई, लेकिन ये सोचो ना, माइक्रो एम्पियर में है, बहुत ही नेग्लिजिबल करंट है, लेकिन कुछ तो बढ़ेगी क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अब क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्टार्ट करते हैं, फिर ये करंट कुछ देर के बाद सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट का मतलब कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो गई? नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो लिमिटेड है ना। अगर सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर गए तो अब तो कोई बचा ही नहीं क्रॉस करने को। तो जब क्रॉस करने को कोई बचा ही नहीं तो आप वोल्टेज को बढ़ाते भी जाओगे तो ये एक्स्ट्रा होल तो अपने पास ला नहीं सकता है कि इसको क्रॉस कर पाए। तो अब करंट क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने पोटेंशियल को बढ़ाया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करना स्टार्ट किए, करंट पहले बढ़ी। पहले करंट बढ़ती गई लेकिन फिर करंट कांस्टेंट हो गई क्योंकि सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर चुके हैं। ठीक, अब यहां पे ग्राफ पे आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे तो ये करंट किसके कारण फ्लो कर रही है? माइनॉरिटी के कारण। तो क्या करंट पे कोई इंक्रीज आएगा? नहीं आएगा। बट होता क्या है, एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसमें ये करंट बहुत ही ज्यादा शार्पली इंक्रीज कर जाती है। फॉरवर्ड बायस पे भी इंक्रीज करी थी लेकिन क्या वर्टिकली करी थी? नहीं, उसमें किसी एंगल पे कर रही थी। इसमें वर्टिकली करंट बिना वोल्टेज बढ़ाए, अब तुम वोल्टेज ना बढ़ाओ, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस वोल्टेज पर वोल्टेज ना बढ़ाने के बाद भी करंट शार्पली बढ़ जाती है। जिस वोल्टेज में ऐसा होता है इसको हम कहते हैं जेनर वोल्टेज। क्यों हुआ ऐसा ये हम लोग समझेंगे। अभी पहले ग्राफ बना लो, क्यों होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है अब देखो, जेनर वोल्टेज एक इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, इससे जेनर डायोड भी बनता है। ठीक है, जेनर डायोड के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। बट क्यों हुआ इसका मैं रीजन बताता हूं। करंट पहले बढ़ी क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करने लगे तो करंट पहले बढ़ी। फिर करंट कांस्टेंट हो गई क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर खत्म हो गए, जितने थे सब चले गए, तो अब करंट बढ़ना बंद हो गई। लेकिन ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, क्या लगता है ये इस केस में बढ़ रही है घटेगी? आ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या सेम डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे आप बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फेवर करेगी और ये विड्थ जो होगी वो, तो इस विड्थ के बढ़ने से किसको क्रॉस करना मुश्किल होगा? मेजोरिटी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मेजोरिटी तभी क्रॉस कर पाएंगे जब ये कैंसिल हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में कैंसिल हो गया था और मेजोरिटी क्रॉस करके चले गए थे। लेकिन इस रिवर्स बायस में ये विड्थ और बढ़ती जाएगी तो ये जो मेजोरिटी होल्स हैं ये नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इनका जाना मुश्किल होगा, इसलिए करंट में कोई चेंज नहीं आता है। करंट एक समय के बाद कांस्टेंट हो चुकी होती है। कांस्टेंट इसलिए माइनॉरिटी तो चले गए थे बट मेजोरिटी अभी नहीं जा पा रहे। ये बात समझ में आई? जैसे जैसे हम इस बैटरी को बढ़ाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। इसने इसका साथ दिया, इसके साथ देने से ये विड्थ बढ़ती जाएगी। इस विड्थ के बढ़ने से पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी वो भी बढ़ती जाएगी। सब बढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में सब घट रहे थे, इसमें सब बढ़ रहे हैं ठीक है, तो जितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ये विड्थ जो होगी वो बढ़ती जाएगी। लेकिन भाई ये विड्थ हमेशा तो नहीं बढ़ सकती है ना, एक लिमिटेड तक बढ़ सकती है। तो जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी होल्स इलेक्ट्रॉन बहुत ही थिन जगह पे इकट्ठे होते जाएंगे और ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, होता क्या है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया
E इज इक्वल टू V बाई डी। एक्चुअली फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा डी। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, अभी बस समझने के लिए बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बाई डेल्टा डी। V बाई डी प्रॉब्लम के लिए ठीक है, बट इन जनरल होता है डेल्टा V बाई डेल्टा डी। डेल्टा V का मतलब वोल्टेज में चेंज, और डेल्टा डी का मतलब विड्थ में चेंज। ठीक, आप जब इस V को बढ़ाओगे तो क्या डेल्टा V बढ़ता जाएगा, डेल्टा V बढ़ता जाएगा तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, डेल्टा डी भी बढ़ता जाएगा। एक बार ये विड्थ पूरी कवर हो गई, मान लो ये विड्थ पूरी कवर हो गई, ठीक, अब आपने वोल्टेज को और बढ़ा दिया, आपने डेल्टा V को और बढ़ा दिया, तो क्या डेल्टा डी अब और बढ़ पाएगा? तो डेल्टा डी का चेंज कितना हो गया? जीरो। डेल्टा डी में अब कोई चेंज आ ही नहीं पाएगा, तो डेल्टा डी का चेंज हो गया, और डेल्टा डी का चेंज अगर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? अब ये इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अभी भी नहीं आने देगी, क्योंकि वो तो उसको रोकने का काम है। लेकिन इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी कि इसके अंदर के जो बॉन्ड्स थे, जो अभी तक इंटैक्ट थे, वो टूटने लगेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बॉन्ड को तोड़ने लगेगी। और जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा और एक होल बन जाएगा। तो अचानक से इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि सारे बॉन्ड टूटने लगेंगे। इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ रहे हो कितनी हाई एनर्जी आप दे रहे हो, तो उससे सारे बॉन्ड टूटने लगेंगे। और जैसे ही सारे बॉन्ड टूटे तो बहुत सारे होल्स इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी तक होल्स इलेक्ट्रॉन किस कारण से करंट फ्लो कर रही थी? माइनॉरिटी से, जो कि कम थे, अभी नहीं है। लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे क्या वो होल्स इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे? तो माइनॉरिटी भी बढ़ जाएगा, मेजॉरिटी भी बढ़ जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी के बढ़ने से क्या होगा कि करंट में एक शार्प इंक्रीज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो चुकी है, सारे बॉन्ड्स टूट चुके हैं, और करंट बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, तो रिवर्स बायस में करंट तब बढ़ती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लार्ज हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इनफाइनाइटली लार्ज होने का कारण कि ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ एक समय के बाद और नहीं बढ़ पाएगी, तो डेल्टा डी जीरो हो जाएगा, ई इनफाइनाइट हो जाएगा। और ई इनफाइनाइट होने से बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने से करंट बहुत शार्पली इंक्रीज करेगी, और वो करंट का ग्राफ वर्टिकली बढ़ जाएगा। अब तुम उस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाओ ना बढ़ाओ, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब होल्स इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे आ चुके हैं कि बैटरी का पोटेंशियल कम भी कर दोगे तभी भी वो करंट शार्पली उसी तरीके से गिरती रहेगी। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हमें लिखना होगा। ठीक है, तो नोट करते हैं एक एक करके। चलो, इन रिवर्स बायस पॉजिटिव पोलैरिटी is connected to n type semiconductor। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। उसमें क्या था दूसरा पॉइंट? दिस एक्सटर्नल बैटरी प्रोड्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस एक्सटर्नल बैटरी produces external electric field और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, क्योंकि इनका डायरेक्शन अब सेम होगा। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड
at जंक्शन या डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इसके सपोर्ट करने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज है वो भी बढ़ेगा। ठीक है। With the increase in potential of external battery, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at depletion layer increases, which also results in increase in potential barrier, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा, एंड ऑल्सो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इन तीनों चीजों में इंक्रीज आएगा। रिवर्स बायस पे जो करंट होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होती है। ठीक है, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स can easily travel across junction। क्यों ये आसानी से क्रॉस कर पाएंगे? माइनॉरिटी क्यों आसानी से क्रॉस कर पाएंगे? क्योंकि उन्हीं को फेवर किया जा रहा है। ठीक है, उन्हीं को फेवर किया जा रहा है, इसलिए वो आसानी से क्रॉस कर पाएंगे जंक्शन। एंड द करंट initially starts increasing and then becomes saturated। saturated का मतलब constant, when all the minority charge carriers crosses the junction। जंक्शन का मतलब वही डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो रिवर्स बायस में आपको याद रखना है कि करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम होते हैं तो रिवर्स बायस की करंट भी बहुत कम होती है माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, जैसे जैसे आपने रिवर्स बायस का पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करना शुरू किए, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लिमिटेड नंबर पे थे तो करंट पहले तो बढ़ी, लेकिन फिर वो कांस्टेंट हो गई क्योंकि अब उनके पास कोई और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बचा ही नहीं है जो करंट को बढ़ा पाए, इसलिए करंट कुछ देर के बाद हो जाती है सैचुरेट। ठीक, ये सैचुरेट करंट रहती है तब तक जब तक कि जेनर वोल्टेज पर हम लोग नहीं पहुंच जाते।
ठीक है। तो ये रिवर्स बायस में हम लोग मानेंगे कि जेनर वोल्टेज के पहले वाला जो पार्ट है वो रिवर्स बायस का पार्ट है। जेनर वोल्टेज के बाद तो वो पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो कुछ अलग ही चीज बन चुकी है। तो रिवर्स बायस को हम तब तक कंसीडर कर रहे हैं जब तक कि वो जेनर वोल्टेज के पहले का पार्ट है। ठीक है। जेनर वोल्टेज एक सेपरेट पार्ट है जो कि तब आता है जब पोटेंशियल बैरियर मतलब बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाती है, तब जेनरल वोल्टेज आता है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझिए। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कारण है, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के करंट फ्लो करने का कारण है। रिवर्स बायस में करंट होती है लेकिन ये करंट बहुत ही स्मॉल होती है। इन रिवर्स बायस द करंट is very small. Almost zero. ठीक है। ऑलमोस्ट जीरो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पूरी जीरो तो नहीं होती, ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम होते हैं। तो ऑलमोस्ट जीरो, वेरी स्मॉल। एंड द रेजिस्टेंस इज, कितना रेजिस्टेंस होगा इसका जब करंट ही जीरो है? तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट जीरो होती है। वो तो भाई ठीक है, मैंने समझने के लिए माइक्रो एम्पियर तक की करंट को डिस्कस कर लिया, बट माइक्रो एम्पियर समझ रहे हो 10⁻⁻6 एम्पियर, और फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो समझ सकते हो 1000 एम्पियर की, 1000 के रेस्पेक्ट में वन बहुत छोटा है, इसलिए इस जगह पे जो करंट फ्लो करेगी वो ऑलमोस्ट जीरो होगी। और इस करंट के जीरो होने के कारण इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका यूज होगा, एंड द रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ठीक है। तो क्या हम लोगों ने अभी तक सीखा, मैं फिर से एक बार तुम्हें बता देता हूं। हम लोगों ने दो तरीके के पीएन जंक्शन का कनेक्शन सीखा, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फिर से एक बार मैं जाता हूं फॉरवर्ड बायस में क्या बताया, फिर से एक बार देखते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अंतर क्या है? फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं कि हम इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर क्या ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जब ये मान लो हमने कोई बैटरी नहीं लगाई थी, जब कोई बैटरी नहीं लगाई थी तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जा तो रहे थे, लेकिन उसको कौन कैंसिल कर दे रहा था? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो करने से करंट फ्लो कर रही थी ड्रिफ्ट करंट, उसको डिफ्यूजन करंट कैंसिल कर दे रही थी। तो ओवरऑल स्टार्टिंग में कोई भी करंट नहीं होती है। लेकिन आप जैसे जैसे इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो कमजोर पड़ती जाती है। इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ कमजोर पड़ती जाएगी तो यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई रोल नहीं है, या उनकी वजह से करंट जीरो होती है तो उसको डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं है। हम यहां पे मेजॉरिटी को डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इंटरनल को कैंसिल करना शुरू किया, ये विड्थ कमजोर पड़ती जाएगी। होल्स चाहते हैं उधर चले जाएं, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको जाने नहीं दे रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जाने नहीं दे रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर दिया जाए तो ये होल चले जाएंगे। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी ने लगाई है, ये इंटरनल को कमजोर करती जाती है, और जैसे जैसे ये कमजोर पड़ती जाती है होल्स क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं, और होल्स क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ती है। ये करंट मिली एम्पियर में है, ध्यान रखेंगे, ये मिली एम्पियर में करंट है, मतलब ये एक फाइनाइट करंट है। मतलब ये ऐसा करंट जिसको जीरो नहीं कह सकते हैं, ये कुछ ना कुछ अमाउंट की करंट फ्लो करेगी। ठीक। तो यहां पर जैसे जैसे हम इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, ये बढ़ता है, इसके बढ़ने से ये कमजोर पड़ता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये इतना हो जाता है कि इसने इसको पूरा कैंसिल कर दिया। और जैसे इसने इसको पूरा कैंसिल कर दिया, इस जगह पर जो बैटरी आपने लगाई है और जो बैरियर वोल्टेज है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है, कैंसिल हो गया पूरा कंप्लीटली, और करंट में एक इंक्रीज आया, लेकिन उतना तेज इंक्रीज नहीं आया जितना पहले आया था। ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जीरो तो हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लार्ज नहीं हुई है कि करंट में बहुत तेजी इंक्रीज है। ठीक। तो अब यहाँ पे होल्स जाना स्टार्ट करेंगे और सर्किट में करंट भी फ्लो कर रही होगी। ये हमने फॉरवर्ड बायस में सीखा। रिवर्स बायस पे करंट के फ्लो करने का कारण होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
रिवर्स बायस में करंट के फ्लो करने का कारण होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, तो जब हमने एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट किया तो इसकी जो फील्ड है, ठीक है, इसकी जो फील्ड है और जो अंदर फील्ड है ये दोनों सेम डायरेक्शन पे है। इस कारण से ये बैरियर बढ़ता जाएगा। जब बैरियर बढ़ता जाएगा तो मेजोरिटी तो क्रॉस पहले भी नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए तो और मुश्किल हो गया, अभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन माइनॉरिटी देखेंगे कि अरे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन पे है, तो अभी आराम से और आसानी से जंप कर सकते हैं। तो इधर जंप करने वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ते जाएंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे से बढ़ेंगे, करंट पहले बढ़ेगी, करंट पहले बढ़ेगी। लेकिन एक समय के बाद करंट कांस्टेंट हो गई। क्यों कांस्टेंट हो गई, रीजन पता है? जितने होल्स थे वो सब चले गए, अब कोई होल से नहीं बचा। माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी में है ना, कम है, 100 है, मान लो 100 के 100 चले गए, अब तो करंट बढ़ नहीं सकती। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो लेकिन कोई क्रॉस करने वाला है ही नहीं जो क्रॉस करे, तो करंट का रहे कोई कांस्टेंट। लेकिन जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया तो ये वोल्टेज अगर बढ़ रहा था तो डेल्टा डी भी बढ़ रहा था। क्यों डेल्टा डी बढ़ रहा था? क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी ये विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर भी बढ़ती जाएगी। तो ये भी बढ़ रहा है और वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो आपने वोल्टेज भी बढ़ाया, डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी बढ़ी, ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद डेल्टा डी चेंज होना बंद हो जाएगा। ये जैसे ही चेंज होना बंद हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी, और उस इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद करंट में सडनली इंक्रीज आएगा, बॉन्ड टूटेंगे, करंट में सडन इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं। पांच पॉइंट्स हुए थे, 6 पॉइंट। ई होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एज डेल्टा वी increases, delta D also increases. At a certain voltage, called Zener voltage, width of depletion layer uh, is spread across the whole PN जंक्शन। ठीक है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ पूरी बढ़ते बढ़ते पीएन जंक्शन के पूरी कवर कर लेती है। ठीक है, इन दिस केस डेल्टा डी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर हमने E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा डी लिखा है और डेल्टा डी अगर 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी। डेल्टा डी इज इक्वल टू 0, E becomes infinite, which breaks all the bonds, resulting in formation of large numbers of इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। एक बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और एक होल बनता है। तो हमेशा एक जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का फॉर्मेशन होता है, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। ठीक, तो अभी भाई रिवर्स बायस में करंट फ्लो करने का कारण था माइनॉरिटी तो थे ही नहीं उनके पास, खत्म हो चुके थे। लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटे क्या माइनॉरिटी बढ़ गए, है ना, अब होल्स भी बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, तो माइनॉरिटी भी बढ़ गए हैं। अब माइनॉरिटी बढ़ गए हैं तो करंट सडनली बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। दिस
makes the current increasing sharply and it is called Zener breakdown. ठीक है, इसको कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। मतलब अब जो जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक थी वो खत्म हो चुकी है। डायोड तब तक काम करता है जब तक वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं होती है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट है तब तक डायोड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो गई तब वो जो नॉर्मल डायोड था वो नहीं रहता है। इसको हम कहते हैं जेनर डायोड। आगे हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड को। जेनर डायोड वो डायोड है जो तब काम करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, हम लोगों को जो भी सवाल आते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि जब तक वो नहीं कह रहा है तब तक वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो करेगी जीरो। फॉरवर्ड बायस में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सारी करंट को वो फ्लो करने देगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस। ये हमने अभी तक सीखा। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी एक बार देखते हैं। सिंबॉलिक कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस को। तो ये फॉरवर्ड बायस, तो ये रिवर्स बायस है। ये फॉरवर्ड बायस सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा समझिएगा। ऐसा डायग्राम आपको बार बार बना के देगा नहीं कि भाई इतना बड़ा डायग्राम बनाए, होल्स इलेक्ट्रॉन्स बनाए। वो सिंपली क्या करता है, एक ट्राइंगल बनाता है, ट्राइंगल के सामने एक वर्टिकल लाइन बनाता है। ये जो ट्राइंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल का मतलब P है और वर्टिकल लाइन का मतलब N है। तो ये PN जंक्शन बन गया। जो पूरा डायग्राम है उसको शॉर्ट में ऐसे बना देता है। ठीक, उसके बाद यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर देता है। अगर बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी P से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, पॉजिटिव बैटरी की पोलैरिटी P से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और वही उल्टा कर देंगे तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है। ये पूरा डायग्राम नहीं बनाया जाता है। पूरा डायग्राम तो सिर्फ समझने के लिए हमने बनाया है कि हो क्या रहा है एक्चुअली, लेकिन ओवरऑल आपको ये शॉर्ट में डायग्राम ऐसे बनाना होगा। ठीक है, चलो उसी तरह से रिवर्स का भी डायग्राम बना लेते हैं। रिवर्स में एन साइड वाले से पॉजिटिव पोलैरिटी कनेक्ट होगी। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं। इन एन अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब कोई बैटरी नहीं लगाई है। ठीक है, जब बैटरी लगाएंगे वो फॉरवर्ड या रिवर्स बायस होगा, जब बैटरी नहीं लगाएंगे तो अनबायस्ड होगा। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन हाई पोटेंशियल इज एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड। किस साइड का पोटेंशियल ज्यादा होता है, सिंपल ये बताओ। जब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो किस साइड का पोटेंशियल ज्यादा होता है। देखो लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाया था। लास्ट क्लास में एकदम एंड में एक डायग्राम बनाया था, देखो उसमें क्या बना था। एन साइड का पोटेंशियल
ज्यादा होता है। अरे होना भी चाहिए ना यार, देखो ना, जब कोई भी बैटरी नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर से इधर आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आती है, तो ये हाई पोटेंशियल पे होता है और ये लो पोटेंशियल पे। ग्राफ भी बनाया था, ग्राफ ऐसे गया था, फिर ऊपर उठा तो फिर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो जब कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, मतलब कोई बायसिंग नहीं होती है, तो एन साइड हाई पोटेंशियल पे होता है, तभी तो करंट नहीं फ्लो करती है, ये हाई पोटेंशियल पे होता है। जाना चाहते हैं बट जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो उसको पोटेंशियल बैरियर रोक रहा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है पीएन जंक्शन डायोड में अनबायस्ड? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, हाई पोटेंशियल पे कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, चार ऑप्शन है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल आयंस एंड इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयंस, मोबाइल मतलब जो चल सकते हैं, इमोबाइल जो फिक्स होते हैं, तो वो आयंस वहां पे फिक्स हो जाते हैं, ये चल नहीं सकते हैं जो कैटायंस और एनायंस हैं, तो इमोबाइल आयंस वहां पर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिवर्स बायस अप्लाइड टू द जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस अप्लाइड टू द जंक्शन डायोड, पहला ऑप्शन है लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, इंक्रीजेस द पोटेंशियल बैरियर, इंक्रीजेस द पोटेंशियल बैरियर। जब हम रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस में हमने देखा कि यहां पे जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सपोर्ट करती है। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 एंड 2006, दो बार आया है और इसके क्वेश्चन होते सिंपल हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू पी साइड। तो चार ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, मतलब एक्चुअली सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये -4 वोल्ट पे है और ये -3 वोल्ट पे है। -2 वोल्ट, +2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, -2 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि हमें चाहिए कि लेफ्ट वाला ज्यादा पोटेंशियल पे हो और राइट वाला कम पोटेंशियल पे हो, क्योंकि लेफ्ट वाला ज्यादा पोटेंशियल पे होगा तभी तो बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से जुड़ा होगा। आप अगर पहले ऑप्शन में देखें, -4 और -3 में -3 बड़ा होता है, तो मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, पॉसिबल नहीं है। +2 -2 से बड़ा है, पॉसिबल नहीं है। +5 3 से बड़ा है, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ -2 0 से छोटा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तभी ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है। मतलब ये दोनों, ये तीनों रिवर्स बायस हैं और ये फॉरवर्ड बायस। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? आपको पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, वही लगाओ और I की वैल्यू निकालो कितनी होगी। फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स है? तो डायोड का रेजिस्टेंस कितना हो गया? जीरो। मतलब इस डायोड का रहना ना रहना बराबर है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ही जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, V इज इक्वल टू आई आर, अगर हम लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है? 4 माइनस माइनस 6। लेफ्ट का पोटेंशियल माइनस राइट का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है? 1000। इसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में जीरो होता है, तो उसका रहने का कोई मतलब नहीं है। आप उसको सर्किट से हटा दें और सिंपली देखें, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आई हमको निकालना है, तो आई की वैल्यू 10 की पावर -2 एम्पियर इतनी आ रही होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो डायोड्स हैं, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस है ना? क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव पोलैरिटी P से जुड़ी है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी N से जुड़ी है, तो रिवर्स बायस है। जो रिवर्स बायस होता है उसका रेजिस्टेंस, और जो फॉरवर्ड बायस होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो। जब रेजिस्टेंस जीरो है उसको सर्किट से हटा दो। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका है कि जो फॉरवर्ड बायस है उस डायोड को हटा दो, सर्किट को सिंपल रखते हैं, एक ही रेजिस्टेंस बचेगा 4 ओम का। ठीक है। यहां पे बैटरी जुड़ी हुई है, और इसके बाद हमको जो रिवर्स बायस वाला है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो वो सर्किट को तोड़ देगा, करंट को जाने ही नहीं देगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है मतलब उस रास्ते से करंट जा ही नहीं सकती है, तो इसका रेजिस्टेंस हो चुका है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर उस ब्रांच का है तो क्या उस ब्रांच से कोई करंट जाएगी? नहीं जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, V इज इक्वल टू आई आर। V है 16 वोल्ट का, I निकालना है, रेजिस्टेंस है 4 ओम का, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर के बराबर आ जाएगी। समझ में आई बात? तो जो रिवर्स बायस वाले सर्किट्स हैं उनको सर्किट से हटा दो, क्योंकि वो करंट को पार करने ही नहीं देंगे। ठीक है। समझ में आ गई ये बात? ओके। एप्लीकेशन क्या है इस पीएन जंक्शन डायोड का? तो इसके एप्लीकेशन में
application of PN junction diode। तो उसके एप्लीकेशन में आते हैं जेनर डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फोटोडायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जिनको कहते हैं, सोलर सेल। ठीक है, ये इनके एप्लीकेशंस हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड में हमने जो भी पढ़ा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उन्हीं को हम उनका यूज करके हम इन चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनते हैं ये लोग? तो सबसे पहले तो मैं चलो जेनर डायोड से स्टार्ट कर लेता हूं। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो तब काम करता है जब ब्रेकडाउन हो जाता है। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है वो तब काम करता है जब कौन से बायस में? रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जब जेनर डायोड के बारे में लिखेंगे, it works in reverse bias after breakdown। ठीक है, ब्रेकडाउन का मतलब यहां पर जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज जो बताया था, अभी ग्राफ में देखा था, ग्राफ वर्टिकली गिरने लगा था, उस जगह पर हम जेनर डायोड का यूज करते हैं। अब उसमें आपने ये देखा उस ग्राफ में कि एक बार हम डायोड को ब्रेक डाउन कर दें तो करंट जो थी वो शार्पली इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से करंट शार्पली इंक्रीज कर रही थी। अगर करंट शार्पली इंक्रीज कर रही थी, इसका मतलब ये करंट की एक्सिस है, ये वोल्टेज की एक्सिस है। ठीक है, तो क्या यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट हो गया? देखो, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, करंट बढ़ती जा रही है, वोल्टेज में अब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो तुम्हें वोल्टेज की जरूरत है ही नहीं, तो वही वोल्टेज रखे रहो। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आ चुके हैं कि करंट अपने आप इन्फाइनेटली लार्ज अमाउंट की फ्लो करने लगेगी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्क करता है रिवर्स बायस में आफ्टर ब्रेकडाउन। ठीक है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो मैं इसको कहता हूं, या जेनर वोल्टेज कहता हूं। ठीक है, मैंने वहां पे जेनर वोल्टेज लिखा था, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इन दिस केस द वोल्टेज remains constant and current increases sharply। ठीक है, ये एक ऐसा केस है जिसमें जो वोल्टेज है वो नहीं बदलता है, वोल्टेज फिक्स रहता है, बस करंट अपनी वैल्यू को बदल सकती है। तो देखोगे करंट बदल रही है, कभी ये करंट इसके बराबर होगी, फिर ये करंट की वैल्यू बदलती जा रही। हो सकता है कि ये करंट हो मान लो 4 की, फिर ये 6 हो, ये 10 हो, तो करंट की वैल्यू बदलती जा रही है, लेकिन वोल्टेज यहां पे नहीं बदलेगा। जो वोल्टेज ब्रेकडाउन में मिल गया वही वोल्टेज उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ गई? तो जेनर डायोड तब काम करता है जब ब्रेकडाउन हो जाता है, और एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो करंट तो बढ़ रही है लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता है। और अगर वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता है तो फिर क्या होगा? तो देखो, जेनर डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जेनर डायोड को रिप्रेजेंट करने में आप खाली इसके अक्रॉस इस तरीके से बना देते हैं। तो नॉर्मल डायोड में हम ऐसे एंड में कुछ टिल्ट या कर्व या कोई और चीज नहीं चेंज करते थे, बट जब भी जेनर डायोड बनाएंगे तो इस तरीके का जो सिंबल होगा वो यही कहना चाह रहा है कि ये एक डायोड है जो ब्रेकडाउन हो चुका है
और ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है। काम किस में करेगा? रिवर्स बायस में। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन ये है कि क्योंकि जेनर डायोड जब भी काम करेगा तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका एप्लीकेशन है इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे फैन में रेगुलेटर होता है फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही वोल्टेज का रेगुलेटर होता है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो हम कितना वोल्टेज भेजना चाहते हैं ये जेनर डायोड की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैं सर्किट डायग्राम से बताता हूं, बट इसका यूज है वोल्टेज को कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का। ठीक है, चलो डायग्राम से समझते हैं। ये सर्किट रिवर्स बायस में कनेक्टेड है क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी एन साइड से कनेक्टेड है, तो रिवर्स बायस में कनेक्ट हो चुका है। और रिवर्स बायस में ये डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि हमको बताया गया है कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, समझने के लिए मैं कह रहा हूं, वो हमको बता दिया गया है 6 वोल्ट के बराबर। जैसे ही आपने 6 वोल्ट की बैटरी रिवर्स बायस में लगाई, ये ब्रेकडाउन हो गया। और अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो अब आप अगर उस ग्राफ को देखें कि अगर ये 6 वोल्ट में ब्रेकडाउन हो गया है तो इसके अक्रॉस अब हमेशा 6 वोल्ट का ही डिफरेंस पाया जाएगा। इसके अक्रॉस हमेशा 6 वोल्ट का ही डिफरेंस पाया जाएगा क्योंकि 6 वोल्ट ने इसको ब्रेकडाउन कर दिया है। ठीक, और 6 वोल्ट ने अगर ब्रेकडाउन कर दिया है तो इसके अक्रॉस हमेशा कितना वोल्टेज होगा? 6 वोल्ट का। इसके अक्रॉस हमेशा 6 वोल्ट का वोल्टेज पाया जाएगा। यहां पर हम लोग आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि हमें कितना आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ठीक है, यहां पे हम फैन को कनेक्ट करें, बल्ब को कनेक्ट करें, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या वो जेनर डायोड के संग पैरेलल में जुड़ा हुआ है? जब कोई चीज पैरेलल में जुड़ती है तो सेम वोल्टेज उसको मिलता है, तो जितना वोल्टेज इसको मिलेगा वही उसको सप्लाई करता जाएगा, वोल्टेज उसको कांस्टेंट मिलने वाला है। ठीक, अब अगर यहां पर हमने जो बैटरी कनेक्ट करी है या जो रेजिस्टेंस होगा ये यहां पर है, मान लो इस बैटरी का वोल्टेज मैं लिखता हूं 10 वोल्ट, समझना खाली। ठीक, इसको कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। इसको 6 वोल्ट मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 4, क्योंकि 10 में से 6 ले लिया तो बाकी उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि 10 वोल्ट इसने भेजा, इसने कहा कि मैं 10 वोल्ट दे रहा हूं, तो 10 वोल्ट में से इसने कहा कि मैं तो 6 वोल्ट ही रखूंगा, मेरा ब्रेकडाउन हो गया है, तो 6 वोल्ट ये रखेगा तो बाकी 4 वोल्ट इसको रखना पड़ेगा। इसने अपने पास रखा 4 वोल्ट, इसने बढ़ा के कर दिया 12 वोल्ट। क्या वो बदलेगा? ये बदलेगा। ये कहेगा एक्स्ट्रा जो भी है इसको झेलना है, एक्स्ट्रा जो भी है उसको झेलना है, ये 6 वोल्ट ही झेलेगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। तो अगर तुम उसको 12 कर दोगे तो 12 में से 6 उसने झेला तो 6 वोल्ट हो जाएगा। तुम इसको 20 वोल्ट कर दोगे तो ये 6 रहेगा, ये 14। तो तुम देख सकते हो कि वोल्टेज आउटपुट में ये नहीं बदलने दे रहा है, रेगुलेट कर लिया है कि भाई मैं इतना ही वोल्टेज तुम्हें आउटपुट में देने वाला हूं। तुम जो अगर सोर्स का वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक्स्ट्रा वोल्टेज इसको झेलना पड़ेगा,
बट ये अपने को कोई चेंज नहीं करेगा, ये जितना था 6 वोल्ट उतना ही हमेशा यूज करता रहेगा। बात समझ में आई? तो मैं इसको इन जनरल ऐसे बना देता हूं डायग्राम को, क्योंकि क्वेश्चन इसी सर्किट के ऊपर ही आते हैं अगर आएंगे तो। ये हो गया, ये आउटपुट का वोल्टेज। क्या आउटपुट का वोल्टेज और जेनर वोल्टेज सेम होने वाला है? ठीक है, आउटपुट भी हमको 6 वोल्ट का मिलने वाला है, तो आउटपुट और जेनर वोल्टेज सेम होने वाला है। ये वोल्टेज है सोर्स का, और कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस भी जनरेट होगा। तो क्या लिख सकते हैं बताओ उन रिलेशन का यूज करके? वी एस इज इक्वल टू क्या? वी आर प्लस वी नॉट। और ये वी नॉट फिक्स है, ये वी नॉट फिक्स है। आप सोर्स बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, बिकॉज इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओ का मतलब आउटपुट। ये रिलेशन लगाना है, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी नॉट। वी नॉट फिक्स है, सोर्स बदलोगे तो ये बदलता जाएगा, बट उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स वोल्टेज होगा जो कि जेनर वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन इसका समझ में आ गया आपको कि ये क्या करता है। जेनर डायोड एक फिक्स वोल्टेज पे ही काम करता है, उसका वोल्टेज फिक्स हो चुका है, वो अपने आप को बदल नहीं सकता है। ठीक है, वो अपने आप को बदल नहीं सकता, उसका वोल्टेज फिक्स हो चुका है। आप जब सोर्स के वोल्टेज को बदलोगे तो सोर्स के वोल्टेज के बदलने से ये नहीं बदलेगा, तो इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्लियर है बात? एक न्यूमेरिकल करते हैं जरा इसके ऊपर। क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द करंट इन R इज इक्वल टू 2 ओम। 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी? जब भी रेजिस्टेंस में करंट का क्वेश्चन आता है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाना है। अगर आप उसका V पता कर ले कितना है, तो I निकल जाएगा, 3 ओम आएगा। ठीक है, 3 एम्पियर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जो सोर्स होता है VS, वो हो जाता है कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस है VR, और कितना इसका जेनर वोल्टेज है V0। ये V0। ठीक है, तो अगर तुमने 10 अप्लाई किया है, 10 में से अगर इसने 4 को झेला है, तो ये तो अपने आप को नहीं बदलेगा, इसी को अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए? 6 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस अगर 6 वोल्ट का वोल्टेज है, तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है,
तो I इंटू आर इज इक्वल टू 6 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको 2 ओम की दी है 6 है, तो करंट यहाँ पे 3 एम्पियर की फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये जेनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन यही आता है कि आपको एक सर्किट दे देगा, पूछेगा वहां पे कितनी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सेमीकंडक्टर का सारा पार्ट खत्म हो जाना चाहिए, लॉजिक गेट्स को छोड़ के, एनालॉग सर्किट को छोड़ के। मुझे लगता है बाकी जो फोटो सेल, फोटो डायोड, एलईडी, ये जो बताया है, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हो जानी चाहिए।